हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल है? आई होप ज़बरदस्त होंगे और शानदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, अगर वर्दी का जुनून है, एसएससी जीडी में नौकरी पानी है, तो प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। ठीक है, और मैं प्रीवियस ईयर मैथ्स की और प्रीवियस ईयर रीजनिंग की सीरीज चला रहा हूं, जिसमें प्रीवियस ईयर मैथ्स में 29 क्लासें हो गई हैं और इस सीरीज में आज की जो क्लास है वह 1 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट है। 1 दिसंबर 2021 की सेकेंड शिफ्ट है। 2021 में आए गणित के सभी प्रश्नों का शिफ्ट वाइज हल मैं करा रहा हूं, मैथ्स और रीजनिंग का। ठीक है, तो वर्दी का जुनून लगातार इसी तरह से बनाए रखिए, क्योंकि वर्दी आपको पानी है, तो इसके लिए आपको मेहनत भी करनी होगी और आपको पढ़ाई भी करनी होगी। ठीक है, और प्रीवियस ईयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा और मुझे नहीं लगता है कि यूट्यूब पर इससे अच्छा कोई आपको कंटेंट दे रहा है। जिस तरह से मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, जिस तरह से मैं यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल छिपा लेता हूं, ऑप्शन आपको पता नहीं चलता है कि आप क्वेश्चन देखें और आंसर आपको पहले से ही पता चल जाए। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन एज इट इज जिस तरह से पीडीएफ में होता है वैसा का वैसा ही यहाँ पर आपको मिलता है, बस आंसर आपको नहीं दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व भी कर सकते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। इससे आपकी तैयारी और मजबूत होगी और आपको पता भी चलेगा कि आपको कितना प्रश्न आ रहा है। ठीक है, आज की इस क्लास को शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लीजिए कि क्लास का जो सॉल्व पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले नंबर पर मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर इसका सॉल्व पीडीएफ आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें मैं सब के सब पीडीएफ भेज देता हूं। जितने भी क्लासें यहां पर होती हैं सब क्लासों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाता है। ठीक है, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी से मुझे अच्छा लगता है और इसी से मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए मेहनत करने का और आप लोगों के लिए इस तरह से शानदार तरीके से क्लासें बनाने का। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 रुपए है। यदि एक दुकानदार ने वस्तु पर 30% की छूट देने के बाद इसे 15% की हानि पर बेचा तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको प्रश्नों को सॉल्व कराता हूं और बेहद शानदार मेथड में आपको यहां पर इस प्रश्न का बताऊंगा। देखिए, अंकित मूल्य कितना है? 850 है और 30% की छूट दे देगा अगर, तो 70% में बेचेगा ना, तो 850 का 70% क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा और क्रय मूल्य में 15% की हानि होती है। उसे 15% की हानि होती है क्योंकि बोला जा रहा है कि छूट देने के बाद इसे 15% की हानि पर बेचा। अगर 15% की हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य जितना था उसमें 15% का नुकसान होगा। इसका मतलब क्रय मूल्य के कितने परसेंट पर बेचेगा? 85% पर बेचेगा। यहां पर छूट देकर के बेच रहा है, यहां पर हानि पर बेच रहा है, यानी यह दोनों के दोनों क्या हैं? विक्रय मूल्य हैं। अगर दोनों एक ही वस्तु के विक्रय मूल्य हैं तो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 85 से इधर 85 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा 10। सीपी यानी क्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा? 7×70 कितना आ जाएगा? 700 रुपए आ जाएगा। बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें क्वेश्चन नंबर के साथ कि भैया या सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं, आपके जितने भी डाउट हैं, उन सभी का निवारण मैं कर सकूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है। मूल यानी आरंभिक मूल्य पर अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। देखें, 4/5वें हिस्से पर बेचने पर बोला जा रहा है ना, 4/5वें का मतलब 4/5। ठीक है, जिस मूल्य पर पहले बेचा जा रहा था वह कितना है? 5 है, तो इसके 4/5वें हिस्से पर यानी बाद में कितने में बेचा जा रहा है? 4 में बेचा जा रहा है। ठीक है, 16% की हानि होती है। जब वह 4 में बेचता है तो उसे 16% की हानि होती है। अगर 16% की हानि होती है मतलब वह 84% में बेचता है, तो 84% बाद में 84% में बेच रहा है ना, तो 84% बराबर 4 यूनिट के है। अब यहां पर जब 4 यूनिट के हैं तो हम इसे कुछ भी मान सकते हैं, इसका किसी भी संख्या से गुणा करा देते हैं, तो 84 से गुणा करा देंगे जिससे यह 84 से आसानी से विभाजित हो जाए। और यहां पर 84 से गुणा कराने का मतलब है इसे भी 84 गुना हमें करना होगा।
पहले जिस मूल्य, क्योंकि यह अनुपात दिया गया है ना 4:5, अगर हम दोनों संख्याओं में ऊपर नीचे किसी भी संख्या से गुणा करा देते हैं तो क्या भिन्न में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो पहले वाला जो विक्रय मूल्य था वह 5 × 84 था, बाद वाला विक्रय मूल्य 4 × 84 है, और 4 × 84 में बेचने पर 16% की हानि हो रही है, यानी 84% बेचा जा रहा है। दोस्त 100% बराबर क्या होगा? 4 × 84 बटे 84 गुणे कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। 84 से 84 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। 400 रुपए क्रय मूल्य है वस्तु का। 100% का मतलब क्रय मूल्य है। और पहले कितने में बेचा जा रहा था? 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 2 42, 420 में बेचा जा रहा था। यही पूछा जा रहा है, मूल आरंभिक मूल्य पर अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। इसमें कितना लाभ हो रहा था? 20 का लाभ हो रहा था, प्लस 20 में बिक रहा है ना, 400 में खरीदा गया, 20 ज्यादा में बिक रहा है, बटे 400। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100 कर देंगे। 0 से 0, 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा, यानी ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ए, बी और सी अकेले अकेले एक कार्य को क्रमशः 12, 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिनों के बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं। शेष कार्य अकेला ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? कुछ भी बहुत मुश्किल नहीं आता है। एसएससी जीडी का ज्यादातर प्रश्न जो होता है ना, बहुत आसान होता है। बस आपको समझने की जरूरत है, आपको ठीक से समझना चाहिए प्रश्नों को। बहुत आसान प्रश्न होता है, बस अगर 1 से 2 प्रश्न को छोड़ दिया जाए तो बहुत आसान प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा जाता है। ठीक है, अब यहां पर ए, बी और सी का अकेले अकेले जो है काम कितने दिनों में दिया जा रहा है? 12, 10 और 15। इन सभी का एलसीएम ले लेंगे तो टोटल काम मान लेंगे कितना है? 60 है। ए की क्षमता फिर कितनी होगी? अगर 12 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा है तो 12 पंचे 60। बी की क्षमता 10 छक्के 60। सी की क्षमता 15 चौको 60, यानी 5, 6 और 4 इनकी क्षमताएं हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। जब तीनों एक साथ काम करेंगे, क्षमता कितनी है? 6, 5, 11, 4, 15। तीनों की मिला करके क्षमता कितनी है? 15 है। और 15 क्षमता के साथ जब यह 3 दिन तक काम करते हैं तो काम कितना कंप्लीट हो जाएगा? 15 × 3 = 45। 45 काम कंप्लीट हो जाएगा, तो शेष काम कितना बचेगा? 60 - 45 कर देंगे। शेष काम कितना बचेगा दोस्त? 15 बचेगा। अब बी और सी काम छोड़ करके चले जाएंगे। बी, सी काम छोड़ करके चले गए, अकेला कौन बचा? ए। तो अब शेष कार्य ए द्वारा अकेले कितने दिनों में कंप्लीट होगा? ए की क्षमता कितनी है? 5 काम करने की है, यानी एक दिन में ए 5 काम कर सकता है। तो 15 काम करने में उसे कितना समय लगेगा? 3 दिन लगेगा। बस ऑप्शन 2 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट? अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक सत्र की शुरुआत में किसी स्कूल, बहुत शानदार प्रश्न है, किसी स्कूल में कक्षा 6, 7 और 8 के छात्रों की संख्या क्रमशः 120, 150 और 130 थी। बाद में 10 छात्रों को कक्षा 6 और 7 में प्रवेश दिया गया और 10 छात्रों को कक्षा 8 से स्थानांतरित कर दिया गया, यह मानते हुए कि उसके बाद कक्षा में कोई प्रवेश या निष्कासन या स्थानांतरण नहीं हुआ। सत्र की शुरुआत और अंत में छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। अब देखो, केवल और केवल भाषा इस क्वेश्चन में मायने रखती है। लैंग्वेज पर आधारित प्रश्न है। इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखी हुई है, घबराहट हो जाएगी देख करके, लेकिन प्रश्न में कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, केवल आपको पढ़ करके इसकी लैंग्वेज को समझना है। और अरिथमेटिक के ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपको भाषा समझ में आ गई तो आप प्रश्न को चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर टोटल 6, 7 और 8 में कितने विद्यार्थी हैं? 120, 150 और 130। इन सभी को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 130 + 120 250 और 150 कितना होगा? 400। टोटल कितने थे? 400 थे। ठीक है, यह सत्र के शुरुआत में थे। और अगले वर्ष क्या किया गया है? 10 छात्रों को कक्षा 6 और 7 में प्रवेश दिया गया और 10 छात्रों को कक्षा 8 से स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानांतरित का अर्थ क्या होता है? कि ट्रांसफर कर दिया गया है, ना कि स्कूल से निष्कासित किया गया। स्कूल से निष्कासित नहीं किया गया है। 10 छात्रों को कक्षा 8 में थे और 8 से स्थानांतरित कर दिया गया है और 6 और 7 में प्रवेश दे दिया गया है 10 छात्रों को।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, या जो कक्षा 8 से स्थानांतरित हुए छात्र हैं इनको 6 और 7 में प्रवेश दे दिया गया है। तो टोटल जो छात्र बढ़े वह कितने बढ़े, 10 ही बढ़े। 6 और 7 में 10 को प्रवेश दिया गया और यहां से स्थानांतरित किया गया, यानी 8 से हटा करके 6 और 7 में प्रवेश दे दिया गया है 10 छात्रों को। इसका मतलब टोटल बढ़े छात्र कितने हैं, 10। तो अगले सत्र में छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 410 हो जाएगी। बस हमें इनका अनुपात निकाल लेना है, कितना होगा, 40:41। ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मशीन का प्रतिवर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है। मशीन की वर्तमान कीमत 2,50,000 रुपए है। 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। देखो दोस्त, अगर आप मैथ्स में वीक है ना, तो आपके लिए मैं एक सीरीज चला रहा हूं SD यादव बुक का सोल्यूशन में, जिसमें करा रहा हूं। ठीक है, डेली सुबह 10 बजे उस क्लास में आप जुड़ जाइए और बस मुश्किल से 15 से 20 मिनट की क्लास होती है या 30 मिनट की क्लास होती है। टाइप वाइज सोल्यूशन मैं करा रहा हूं और जब एक्सरसाइज चालू करवाता हूं तब क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट और बहुत अच्छी चीज़ें वहां पर आपको सीखने को मिलेंगी। बिल्कुल बेसिक से मैथ स्टार्ट किया है और चल रही हैं लगातार क्लासें, तो सुबह 10 बजे उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपका जो मैथ्स में कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, इस बात की उसमें गारंटी मैं ले सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, 10% मूल्य ह्रास होता है, वर्तमान कीमत कितनी है, 2,50,000। अब 10% मूल्य ह्रास होगा तो 90% में बिकेगी ना, फिर 10% मूल्य ह्रास होगा अगले वर्ष तो फिर से 90% में बिकेगी, बटे 100। बस इसे सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 9 9 81 गुणे 2500, गुणा करा लेंगे, कितना आ जाएगा, 25 एकम 25, हासिल लगे 2, 25 अट्ठे 200 और 200 2, कितना आ जाएगा, 2,02,500। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ठीक है, 2,02,500 ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर खेत की जुताई की लागत 600 रुपए है तो खेत की लंबाई ज्ञात करो। 2 रुपए 1 वर्ग मीटर पर खेत में खर्च हो रहा है, तो 600 रुपए कब खर्च होंगे, जब खेत कितने वर्ग मीटर होगा। अगर 1 वर्ग मीटर में 2 रुपए का खर्चा आ रहा है तो 600 रुपए कब खर्च होंगे, 1/2 गुणे 600 आप कर देंगे, यानी कि 300 वर्ग मीटर जुताई करने में 600 रुपए का खर्चा आएगा। इसका मतलब है कि यह जो आयताकार खेत है इसका जो क्षेत्रफल है वह कितना है दोस्त, 300 वर्ग मीटर है और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है। अगर 4:3 इनका अनुपात दिया गया है तो लंबाई को 4x और चौड़ाई को 3x मान लीजिए। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 4x गुणे 3x बराबर क्षेत्रफल कितना है, 300 वर्ग मीटर है, बराबर 300, 4 तिया 12, 12 से इसे 300 को काट देंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 25, x बराबर कितना आ जाएगा, 5 यूनिट आ जाएगा। x स्क्वायर बराबर 25 तो x बराबर 5 आ जाएगा। खेत की लंबाई ज्ञात करो, लंबाई कितनी है 4x, तो 4 गुणे x का मान रख दो 5, कितना आ जाएगा 20, यानी कि खेत की लंबाई है 20 मीटर। अगर खेत की चौड़ाई पूछा जाता तो 3x मान रख दिया जाता। ठीक है, तो कितना हो जाता, 15x हो जाता। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने 24 रुपए में 10 पेंसिल के मूल्य पर 100 पेंसिलें खरीदी। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। एक पेंसिल का क्रय मूल्य क्या होगा अगर 20% का उसे लाभ प्राप्त करना है। ठीक है, 24 रुपए में 10 पेंसिलें बेच रहा है। ठीक है, सॉरी, 24 रुपए में 10 पेंसिलों के मूल्य पर 100 पेंसिलें बेच रहा है, यानी कि 24 रुपए में उसने कितनी पेंसिलें बेची, 10। टोटल अगर 100 बेची तो 240 रुपए में बेची।
ठीक है, लेकिन हम इसका यूज करें या ना करें, हमें सीधे सीधे क्या देखना है कि 20% का लाभ अर्जित करना है, और 20% का लाभ अर्जित करने के लिए फ्रैक्शन बनाना है 20/500 यानी 1/5 आ जाएगा। अगर 5 यूनिट की यह पेंसिल थी तो बिकेगी कितने में, 5 1 6 में, 20% के लाभ पर 6 यूनिट में बिकेगी। क्लियर है। अब एक पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य 6 यूनिट है मान लीजिए, तो 6 यूनिट बराबर कितने के है, 24 के है। 6 यूनिट बराबर अगर 24 के है तो 1 यूनिट बराबर किसके होगा, 6 चौको 24 4 के होगा। और क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य 5 होगा, 5 यूनिट बराबर 5 चौको 20 20 के होगा। तो 20 रुपए में कितनी पेंसिलें हैं, 10 पेंसिलों की दर से खरीदा होगा, तो एक पेंसिल कितने में खरीदा होगा, 2 रुपए में खरीदा होगा। क्लियर है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 2 रुपए की एक पेंसिल इसने खरीदा होगा, और 24 रुपए की 10 बेचा यानी 2.4 रुपए की एक बेचा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि एक दुकान 30% और 25% की 2 क्रमिक छूट की घोषणा करता है। 1200 रुपए क्रय मूल्य वाली शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य कितने रुपए है। यहां पर अगर क्रय मूल्य की जगह पर अंकित मूल्य हो तो यह प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 1200 रुपए अंकित मूल्य है, 30% की पहले छूट देगा तो 70% में बेचेगा, फिर 25% की छूट देगा तो 75% में बेचेगा। इसे सॉल्व कर लेंगे, 25 तियां 75, 25 चौको 100, 4 से काटेंगे, 4 तियां 12, 300 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 7 त्रिका 21 यानी कितना आ जाएगा, 210। और ये क्या है, 3, तो 3 से गुणा करा देंगे, 3 0 0 3 एकम 3 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा, 630 रुपए आ जाएगा, और 630 हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां पर क्रय मूल्य हटा करके क्या कर लेना है आपको, अंकित मूल्य कर लेना है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। ऐसा प्रश्न कभी आपको मिलेगा ना, अब तो आप कभी भी नहीं डरेंगे, मैं आपको कुछ ऐसा तरीका आज बताने वाला हूं इस क्वेश्चन में। देखो कितना शानदार तरीका है, 2 वर्षों में कितनी हो रही है, दोगुनी। और कभी भी ध्यान रखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है कि बराबर समयांतर में, बराबर समय अंतराल में बराबर रेशियो होता है, यानी उतने ही गुना राशि बढ़ेगी। ठीक है, तो देखो 1 से 2 हो रही है, क्योंकि क्या हो रही है, दोगुनी हो रही है। 1 थी, राशि दोगुनी हो गई, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में, 2 वर्ष लगे दोगुनी होने में। ठीक है, अब यह राशि फिर से दोगुनी होगी, कितने वर्षों में, 2 वर्षों में। तो अगर राशि 1 थी तो 1 से 4 कितने वर्ष में हुई है दोस्त, 2 वर्ष प्लस 2 वर्ष, यानी टोटल कितने वर्ष, 4 वर्ष। तो 4 वर्षों में राशि 4 गुनी हो जाएगी। अगर पूछा जाता कि राशि 8 गुनी कितने वर्षों में होगी, तो प्लस 2 वर्ष और कर देते, और अगले 2 वर्ष में 4 से क्या हो जाती, 8 हो जाती, यानी 8 गुनी हो जाती। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि 6 धनात्मक संख्याओं का औसत 12.5 है। यदि पहली संख्या अंतिम 5 संख्याओं की योगफल का 2/3 है तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करो। 6 धनात्मक संख्याओं का औसत कितना है, 12.5, तो योग कितना होगा। संख्याएं सबसे पहले मान लेंगे सी डी ई एफ, 6 संख्या हो गई। अगर औसत 12.5 है तो योग कितना होगा, 6 से गुणा करा देंगे। ठीक है, 12.5 गुणे 6 कर देंगे तो इसका 2 गुना होगा 25, और 25 तिया 75, कितना आ जाएगा, इनका योग 75 आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ कितना होगा, 75। पहली संख्या a बराबर है अंतिम 5 संख्याओं के योगफल के 2/3 के, तो अंतिम 5 संख्या है b प्लस सी डी ई एफ, इनके योगफल के 2/3 के बराबर है। ठीक है, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। दोस्त अगर a का मान यहां पर रखते हैं, a का मान अगर यहां पर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ये हो जाएगा। ठीक है, बटे 3 है तो 3 यहां पर टोटल में एलसीएम ले लेंगे, जब 3 टोटल में एलसीएम लेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस 3 इंटू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ
बराबर कितना है 75 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए दोनों सेम चीजें हैं ना, यहाँ पर 2 लगा है पहले, यहाँ पर 3 पहले लगा है, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 बटे कितना हो जाएगा 3, और इधर क्या आ जाएगा b + c + d + e + f बराबर कितना है 75। 5 से काट लेंगे आ जाएगा 15, और 3 से गुणा हो जाएगा तो 15 तियाँ क्या हो जाएगा 45। 3 इधर हटा करके इधर गुणा कर देते हैं 3 से। ठीक है, इधर से 3 हटा देते, 15 तियाँ 45 हो जाएगा। हमें इनका औसत ज्ञात करना है और योग निकल करके कितना आया है 45 आ गया है। तो औसत कैसे निकलेगा, जब इनको हम 5 से कर देंगे भाग। 5 संख्या है, 5 से भाग कर देंगे, इधर भी 5 से भाग करेंगे तो 5 तियाँ 15 कितना हो जाएगा 3 त्रिक का 9 आ जाएगा। यानी इन सभी संख्याओं का अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना होगा 9 हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया कि 5 पुरुष 3 महिलाएं 4 दिन में 8400 कमा सकते हैं। यह बताएं अगर 4 दिन में 8400 कमा सकते हैं तो एक दिन में कितना कमाएंगे। 4 से भाग कर देंगे 2100 कमाएंगे। 5 मैन + 3 वोमेन कितना कमा लेंगे 2100 बटे 2100। क्लियर है, बराबर 9 पुरुष और 7 महिलाएं 9 मैन + 7 वोमेन महिलाएं 7 दिनों में कितना कमाएंगे 28700। तो एक दिन में 700 को 28, 7 एकम 7 4100 कमाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबसे पहले तो हम साइड में लिख लेंगे कि 5 पुरुष और 3 महिलाएं 3 वोमेन एक दिन में कितना कमा रहे हैं 2100। यानी एक दिन की इनकी क्षमता जो है उसमें वह कितना कमा रहे हैं 2100 रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, 2100 रुपए एक दिन में कमाने की क्षमता है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे 41 से इधर गुणा कराएंगे तो 5 एकम 5, 5 चौको 20, 205 मैन + 3 एकम 3, 3 चौको 12, 123 वोमेन बराबर 21 से इधर गुणा करा देंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189 मैन + 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 वोमेन। अब 123 वोमेन इधर आकर के 147 में माइनस हो जाएंगी, बचेंगी कितनी 4 और 2 24 महिलाएं, और इधर ये आकर के घट जाएगा तो कितना बचेगा 16 मैन। ठीक है, मैन एंड वोमेन का रेशियो बनाएंगे तो कितना बनेगा 24 बटे 16। 8 से काटेंगे 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16 यानी 3 बटे 2। अब अगर मैन और वोमेन इनकी क्षमताओं का अनुपात कितना है 3:2 और यहां पर वैल्यू रख दें तो कितना हो जाएगा 3 5 तियां 15, एम की जगह पर 3 रखेंगे 15 + 3 दूनी 6 बराबर कितना है 2100 है। 6 और 15 और 6 21, 21 यूनिट बराबर कितना है 2100। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब 3 और 2 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 300 और 200। एक आदमी की है एक दिन में 300 रुपए कमाने की क्षमता और एक महिला की है एक दिन में 200 रुपए कमाने की क्षमता। तो 8 पुरुष एक दिन में कितने रुपए कमाएंगे 8 × 300, 8 त्रिक 2400 रुपए प्लस 5 महिलाएं एक दिन में कितना कमाएंगी 5 दूनी 10 यानी 1000 रुपए। क्लियर है। अब यह कितने दिनों तक कमाए तो मान लेते हैं कि यह मिल करके कमाते हैं x दिनों तक और x दिनों में टोटल 30,600 रुपए कमा लेते हैं। क्लियर है। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3400, हाँ 3400 रुपए x दिन में कमा करके 30,600 कमा लेंगे। 3400 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3400 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 चौको 36 और 9 त्रिका 27 और 3 30 यानी 9 बार चला जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया है 9 यानी कि यह मिल करके कितने दिन में 30,600 रुपए कमाएंगे 9 दिन में कमाएंगे। यह क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। अगर इस प्रश्न को हम किसी और तरीके से भी लगाते, अगर दूसरे तरीकों से भी लगाते, क्योंकि यह प्रश्न 2 से 3 तरीकों से बड़े आराम से लगाया जा सकता है, तो थोड़ा सा और ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता। लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको इसे बहुत इजी बना करके समझाया जाए। ठीक है, तो आपको यह तरीका कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तब भी आप कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस प्रश्न को स्पेशल तरीके से, इस तरह के प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से 2 से 3 जितने भी तरीके मुझे पता है मैं उन तरीकों से आपको समझा दूं। उसमें जो आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में।
एक निश्चित धनराशि 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4/1/2 वर्षों में 8,571.50 रुपये हो जाती है। उस धनराशि का 10/1/2% के वार्षिक ब्याज दर पर 6/2/3 वर्षों में साधारण ब्याज x रुपए होगा। x का मान कितना है यह बताना है। देखो ब्याज की दर है 8.5% वार्षिक। इसे हम सबसे पहले फ्रैक्शन में बदल लेंगे। 8.5% को क्या लिखेंगे 85/10। परसेंट हटाएंगे तो डबल जीरो यहां पर बढ़ जाएगा नीचे, ठीक है। और ब्याज कितने वर्षों तक है तो 4/1/2 यानी 4 दूनी 8 1 9 9/2 वर्षों में। तो टोटल कितना ब्याज इसे मिल जाएगा 9/2 वर्षों में, गुणे 9/2 कर देंगे, ठीक है। 5 से काटेंगे 5 17 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 200 आ जाएगा। और 9 सते 63 और 9 कम 9 9 6 15 153 नीचे आ जाएगा 400। यानी अगर मूलधन 400 है तो ब्याज कितना मिलेगा 153 मिलेगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, यानी कितना हो जाएगा 4 1 5 553। और 553 बराबर क्या है 8571.5, क्योंकि राशि कितनी हो रही है यही हो जा रही है। तो 400 यूनिट बराबर क्या होगा, वह धनराशि सबसे पहले निकालेंगे। धनराशि क्या होगी तो 400 यूनिट बराबर 8571.5 बटे 553 गुणित 400। 4 से या 5 से तो यह कटेगा नहीं, तो 553 से डायरेक्ट इसे काट करके देख लेते हैं। यहां से दशमलव हटाएंगे, इधर जीरो खिलाएंगे और जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा 40। 553 से इसे भाग कर लेते हैं तो 553 इधर ही भाग करके देख लेते हैं 8571.5 एक बार जाएगा कितना आ जाएगा 553 आ जाएगा। बचेगा कितना 4 0 3 इधर आ जाएगा 1 5 बार चला जाएगा तो 5 3 15 5 5 25 1 26 5 5 25 2 27 कितना आ जाएगा 6 और 7 9 में 7 गया 2 इधर आ जाएगा 5। फिर देखिए 5 बार ही चला जाएगा और जब 5 बार जाएगा तो 2765 आ जाएगा और यहाँ पर नहीं बचेगा कुछ भी। यानी कि जब इससे हम काटेंगे इसे तो कितना आ जाएगा 155 आ जाएगा। और 155 गुणे 40 तो मूलधन कितना आ जाएगा, मूलधन बराबर इधर लिख लेते हैं, मूलधन बराबर कितना आ जाएगा 40 से गुणा करा देंगे 0 4 पंचे 20 का 0 4 पंचे 20 तो 22 4 कम 4 2 6 6200 आ जाएगा। मूलधन 6200 है। अब 6200 में 10% 10/1/2% वार्षिक ब्याज की दर है तो 10 दूनी 20 1 21 21/2 ब्याज की दर है तो 21 बटे हो जाएगा 200। और टाइम कितना है छतरी का 18 2 20 20/3 वर्ष है। कितना ब्याज मिलेगा x ब्याज मिलेगा, x का मान निकालना है तो बस ब्याज निकालना है। 3 से काटेंगे 3 सते 21 0 से 0 कैंसिल 2 धाम 20 0 से यह 0 कैंसिल कितना आ जाएगा 620 गुणे 7 0 0 7 दूनी 14 7 छंग 42 1 43 कितना आ जाएगा 4340 आ जाएगा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा 4340 रुपए। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका मासा 6 है तो लासा ज्ञात करो। लासा ज्ञात करने के लिए क्या करना है, सीधे सीधे इनके अनुपात और इनके मासा का गुणा करा देना है बस। 3 गुणे 5 गुणे 6 6 पंचे 30 6 पंचे 30 और 30 3 90 कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। और 90 ही इनका क्या हो जाएगा लासा हो जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि संख्याएं क्या होंगी, इनका अनुपात दिया गया और मासा 6 है तो संख्याएं क्या होंगी छत्रिक का 18 और 6 पंचे 30 18 और 30 संख्याएं होंगी। अब अगर हम इनका लासा निकालेंगे तो जो हमारे पास गुणनखंड आएंगे वो आएगा 3 5 और 6। क्लियर है, इसीलिए जो हमारा एलसीएम होगा वह कितना होगा 90 होगा, यानी ऑप्शन यहां पर 4 सही होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसका मान ज्ञात करना है 12 भागित, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 आ जाएगा, भागित 24 भागित 8 में से 5 घटेगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 से काट देंगे 3 8 24
भाग का चिन्ह लगा देंगे, 6 दूनी 12 यानी 2, 2/8 का मतलब क्या होगा, 2 एक कम 2, 2 चौको 8 यानी 1/4 आ जाएगा और ऑप्शन 1 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सेल्वाराज ने एक फ्लैट खरीदने के लिए 38 लाख की वन टाइम पेमेंट की। फ्लैट की चाबी मिलने से पहले उसे पूर्ण भुगतान करने के लिए 5% भुगतान करना था। भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि क्या थी, यानी उसे अब और कितना भुगतान भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है कि आपको थोड़ा सा समझ में ना आ रहा हो, तो मैं इसे थोड़ा सा और आसान करके आपको समझाता हूं कि सेल्वाराज को एक फ्लैट खरीदना था, उसने 38 लाख रुपए दे दिए जिससे फ्लैट उसने लिया। ठीक है, लेकिन अब जब वो चाबी लेने गया तो उसके पहले उससे कहा गया कि अभी आपका 5% भुगतान बाकी है, यानी 5% भुगतान अभी आपको और करना होगा। बस यही आपको बताना है कि वह भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि क्या होगी जो उसे बाद में भुगतान करना होगा। तो वह राशि क्या होगी, 5%, यानी कि 100% राशि का टोटल फ्लैट होगा। 5% अगर उसे बाद में भुगतान करना है तो उसने इसके पहले कितने का भुगतान किया होगा, 95% का भुगतान कर दिया होगा और 95% बराबर कितना होगा, 38 लाख। क्लियर है, अगर 95% बराबर 38 लाख है तो 5% बराबर क्या होगा, 19 से काट देंगे, 19 पंचे 95, 19 से काट देंगे, 19 दूनी 38, कितना आ जाएगा, 2 लाख यहां पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 3 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है कि एक व्यक्ति 12 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह इस यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और दूसरा आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यात्रा की कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात करिए। पता है आप लोगों को, बहुत सारे लोग यहां तक आते आते वीडियो छोड़ करके चले जाते हैं, मतलब उन्हें ऊबन जैसी हो जाती है कि इतनी लंबी क्लास है, कैसे देखेंगे, 25 क्वेश्चन पूरे के पूरे देखने हैं, कैसे पढ़ेंगे, कैसे देखेंगे। तो आप ये सोचिए कि अगर कुछ लोग यहाँ तक वीडियो नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं, इससे पहले ही छोड़ करके चले जाते हैं, अभी 16वां क्वेश्चन ही चल रहा है, तो आप यह समझ लीजिए कि परीक्षा में जब उन्हें 25 प्रश्न करने होंगे तब उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी। तो अगर आप यहाँ तक कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास को, इसका मतलब है कि आप सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो बाकी के स्टेप बचे हैं उनके लिए आपको और प्रयास करना होगा, और प्रयास करना होगा, क्योंकि मार्च के आसपास पेपर होने वाला है, मार्च अप्रैल के आसपास 2023 में पेपर होगा। उसके पहले आप धीरे धीरे करके, क्योंकि जीतता कौन है, कछुआ। रेस में कौन आगे निकला था, कछुआ निकला था। आपने कहानी तो सुनी होगी कछुए और खरगोश की। तो जो धीरे धीरे चलता रहेगा, कंटिन्यूटी उसकी बनी रहेगी, बस लास्ट में बाजी वही मारेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में दौड़ करके रेस जीत जाएंगे। आप अगर चाहें कि मार्च अप्रैल में पेपर है, हम फरवरी से तैयारी शुरू करेंगे और अपना कंटिन्यू करके 1 महीने में तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 12 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। ठीक है, यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटे में और दूसरा आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे में। देखिए यह स्पीड है ना, और पता है आपको, अगर डिस्टेंस समान हो तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के अपोजिट होता है, या फिर आप ये कह लें कि टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो के अपोजिट होता है। तो डिस्टेंस तो समान है, आधी दूरी, इसका मतलब दोनों दूरियां कैसी हैं, बराबर बराबर, या भी x, तो दोनों कैसी हैं, बराबर हैं, तो टाइम का रेशियो इसके अपोजिट होगा। यहां पर स्पीड 21 किलोमीटर प्रति घंटे, 24 किलोमीटर प्रति घंटे है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा भी लिख लेते हैं चाहे तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें रेशियो बराबर करना है ना, 21 और 24 है, 3 से काट दें तो 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21। क्लियर है, अब देखें एक चीज यहां पर आपको यह देखनी है कि 8 यूनिट ऊपर और 7 यूनिट नीचे क्यों लिखा गया, क्योंकि रेशियो अपोजिट कर रहे हैं, 24 ऊपर 21 नीचे, फिर 3 से काट देंगे। ठीक है, अब टोटल टाइम कितना लग रहा है, 8 + 7 कितना लग रहा है, 8 7 15, 15 यूनिट बराबर कितने के हैं, 12 घंटों के हैं। अगर 15 यूनिट बराबर 12 घंटे हैं तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 12/15 घंटे। ठीक है, और टाइम
चाहे इस वाले टाइम को लिख लें हम, चाहे इस वाले टाइम को, दोनों टाइम से हमारा आंसर आ जाएगा। अगर 8 यूनिट का मान निकाले तो 8 यूनिट बराबर क्या होगा 12, अच्छा 7 यूनिट निकालना है तो 7 गुणे 12/15 घंटे, इतना घंटा यहाँ पर टाइम लग जाएगा। अब अगर टाइम यह है 12 गुणे 7/15 और स्पीड है 24, तो दूरी कितनी चली जाएगी यहाँ से 24 गुणे, क्योंकि डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, 24 गुणे 12 गुणे 7/15। ठीक है, 3 से काटेंगे 3 पची 15, 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 24, गुणा करा लेंगे 12 अट्ठे 96 और गुणे 7, 96 गुणे 7 कर लेंगे तो 7 छंग 42, हाथ से लगे 4, 7 ने 63 और 4 67, 672/5, 5 से काट लेंगे कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 1 5 तिया 15, 2 5 चौको 20 और 5 चौको 20, 134.4 आ गई है आधी दूरी, क्योंकि इस स्पीड के साथ उसने कितनी दूरी तय करी, आधी दूरी तय करी है। तो 134.4 किलोमीटर आधी दूरी होगी, तो टोटल दूरी कितनी होगी 134.4 गुणे 2 कर देंगे, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 268.8 किलोमीटर टोटल दूरी होगी। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि y का x% 100 है तो y का यानी y गुणे x बटे 100, ठीक है, x% कितना है 100 है, तो y इंटू एक्स बराबर कितना है 10,000। ठीक है, z का y% कितना है 400 है, तो z इंटू वाई बराबर कितना है 40,000। ठीक है, x और z के बीच का अनुपात ज्ञात करो। अगर हमें x और z के बीच का अनुपात निकालना है तो हम क्या करेंगे y इंटू एक्स बटे z, y इंटू एक्स बटे z इंटू वाई कर देंगे, इसके बटे में कर देंगे तो ऊपर क्या है 10,000 और नीचे क्या है आ जाएगा 40,000। ठीक है, y से y कैंसिल हो जाएगा, x और z के बीच का अनुपात यानी x बटे z आ जाएगा, 0 से 0 सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना 1/4 यानी x अनुपात z बराबर कितना आ जाएगा 1/4। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। एक निर्माता एक थोक व्यापारी को एक वस्तु बेचता है और 10% का लाभ कमाता है। थोक व्यापारी उसी वस्तु को खुदरा विक्रेता को 12% के लाभ पर बेचता है। खुदरा विक्रेता वह वस्तु ग्राहक को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि ग्राहक ने वस्तु के लिए 21,252 रुपए का भुगतान किया है तो निर्माता के लिए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। निर्माता के लिए वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 रुपए था तो इसने 10% का लाभ कमाया था यानी 110 में बेचा था। ठीक है, अब इससे खरीदने वाला थोक व्यापारी उस वस्तु को खुदरा व्यापारी को 12% लाभ पर यानी 112 यूनिट में बेच देता है। ठीक है, और खुदरा विक्रेता वस्तु ग्राहक को 15% के लाभ पर यानी 115 यूनिट पर बेच देता है और टोटल मिला करके वो कितने रुपए में बेचता है 21,252 रुपए में बेचता है। अब निर्माता के लिए वस्तु का क्रय मूल्य यानी x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब है कि यह संख्या 11 से कट रही होगी, तो 11 एकम 11 बचेगा कितना 10, तो 11 ने 99 बचेगा कितना 3, 11 तिया 33 बचेगा 2, 11 दूनी 22, कितना आ जाएगा 1932 आ जाएगा। ठीक है, 5 से इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 आ जाएगा, 5 दूनी 10 इधर आ जाएगा 20। ठीक है, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 28 आ जाएगा। ठीक है, 4 से फिर से काट देंगे 4 सत्ते 28 और यहाँ पर काटेंगे तो 25 आ जाएगा। अब 7 से इसका मतलब ये संख्या कट रही होगी तो 7 दूनी 14 और 5 तो 7 सत्ते 49 कितना आ जाएगा 49 और 4 7 छंग 42 276 आ जाएगा। अब 23 से भी यह संख्या कट रही होगी तो 23 एकम 23 कितना आया 23 दूनी 46, 4 बचेगा 12 आ जाएगा। अब x बराबर कितना आ जाएगा 12 गुणित 25 गुणित 5, तो 12 पंचे 60 और 25 छक्के 150 यानी कितना आ जाएगा x बराबर
15,000, 12 पंचे 60 गुणित, अच्छा यहाँ पे ठीक है 12 पंचे 60 गुणित 25, 25 छक्के 150, 1500 ही आ रहा है। कहीं पर गड़बड़ हुआ है, देखें कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, कहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा हो रहा है। 21,252 ठीक लिखा है, 115/100, 5 से काटेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। अब 4 से काटा तो ठीक है, क्लियर है। फिर 4, अच्छा ये 10 यहाँ पर बच रहा है ना, एक जीरो से एक जीरो कटा था, ये 10 तो इधर बचा हुआ है, यानी इंटू 10 भी होगा तो एक जीरो इधर और बढ़ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा, और 15,000 यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8 है, यदि उनके वर्गों का योग 356 है तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। संख्या 5x और 8x ले लेते हैं, क्योंकि यहां पर अनुपात कितना है 5:8। इनके वर्गों का योग कर देंगे तो 5 पंचे 25, 25x स्क्वायर प्लस 8 अट्ठे 64 x स्क्वायर बराबर कितना है 356। एक्स स्क्वायर यहां पर कॉमन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 64 यानी 5 4 9 और 6 2 8, 89 हो जाएगा बराबर 356। 89 से काट देंगे तो 4 बार चला जाएगा, 4 बार कट जाएगा ना, 4 9 36 और 4 8 32 और 3 35, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब x बराबर 2 आया है, हमें इन संख्याओं का योग निकालना है। संख्याओं का योग क्या होगा 8 + 5 यानी 8 5 13, 13x, 13x का मान क्या होगा 13 गुणे 2, 13 दूनी 26। बस ऑप्शन तो सही हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, 24 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक आदमी ने देखा कि 1 घंटे 20 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी की 7/11 थी, उसकी चाल क्या होगी। शेष दूरी की 7/11 थी, इसका मतलब है शेष दूरी कितनी होगी, शेष दूरी 11 यूनिट मान लें, 11 यूनिट मान लें, 11x मान लें, कुछ भी मान सकते हैं। अगर शेष यूनिट दूरी 11 यूनिट है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, तय की गई दूरी 11 की 7/11 यानी 7 यूनिट होगी, ठीक है। अब टोटल तय की गई दूरी कितनी है 7 यूनिट, और इसे तय कितना करना है 24 किलोमीटर टोटल तय करना है। तो यहां पर टोटल दूरी अगर देखेंगे तो कितनी होगी, 11 यूनिट शेष है, 7 तय कर ली है, टोटल जोड़ लेंगे तो कितना होगा 11 + 7 18, 18 यूनिट बराबर 24 किलोमीटर के है। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 24/18 किलोमीटर के होगा। 1 घंटे 20, क्योंकि चाल पूछा जा रहा है ना, तो 1 घंटे 20 मिनट में उसने तय कितनी दूरी की है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट बराबर क्या होगा 24/18 गुणे 7, ठीक है। 3 से चाहे 6 से काट लेंगे, 6 चौको 24, 6 त्रिका 18 यानी 4 सत्ते 28/3 किलोमीटर की दूरी इसने तय करी है। अब देखें 28/3 किलोमीटर की दूरी तय करी और टाइम कितना लगाया, टाइम बराबर है 1 घंटे 20 मिनट, तो 1 घंटा 20 मिनट को भी घंटे में बदल लेंगे, 2 3 6, 3 एकम 3 1 4, टाइम कितना हो जाएगा 4/3 घंटे, ठीक है। क्लियर है, टाइम इतना लग रहा है और डिस्टेंस यह है, तो स्पीड क्या होगी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 28/3 स्पीड डिस्टेंस है बटे टाइम कितना होगा 4/3, 4/3 ऊपर चला जाएगा तो 3 ऊपर जा करके 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 28/4 आ जाएगा, 4 से कटेगा तो कितना आएगा 4 सत्ते 28, यानी स्पीड जो होगी वह 7 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया, व्यंजक को सरल करने पर परिणाम प्राप्त होगा। इसको सरल करने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा, चलिए देख लेते हैं क्या परिणाम प्राप्त होगा। इसको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 0.4 प्लस 1/2
भाग लगा है, गुणा लगा देंगे, 1/2 संख्या पलट देंगे, गुणे कितना है 5/2, ऑफ 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, गुणे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, माइनस का 1/5 1.5 है, प्लस 3 गुणे 1/3 है, भागित तो 2/3 है तो इसे भी गुणा कर देंगे और 3/2 लिख देंगे, माइनस कितना है 2/5 है। ठीक है, यहाँ पर 0.4 प्लस कितना आ जाएगा 5/4, 2 दूनी 4 तो 5/4 आ जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 1.5 है, प्लस 3 से 3 कैंसिल होगा, 3/2 आ जाएगा, 3/2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.5 आ जाएगा, माइनस 2/5 है, 2/5 को सॉल्व करेंगे तो 0.5 चौको 20 आ जाएगा। ये माइनस प्लस का 0.4 है, माइनस का है कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 1.5 है, माइनस का 1.5 है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना 5/4, तो 5/4 यहाँ पर आंसर आना चाहिए, लेकिन कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि क्वेश्चन यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर गलत है। अब क्वेश्चन में क्या गलत है ये तो देख करके ही पता चल सकता है। 1/2, 2 दूनी 4 ये तो ठीक था, 1/2, 1/2 यहाँ पर भी कर लेंगे और 5/2 यह था, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है अपना आंसर। यहाँ पर कुछ हो सकता है आंसर ऑप्शन में गड़बड़ हो। 5/4 बिल्कुल सही उत्तर है, या फिर इसे 1 सही 1/4 लिखा जा सकता है। 4 एकम 4, 1 सही 1/4 लिखा जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन 4 को हटा करके 1 सही 1/4 लिख सकते हैं। या फिर आप लोग भी एक बार इसे चेक कर लीजिएगा और बताइएगा अगर कहीं पर हमसे कोई त्रुटि हो रही हो। ठीक है, वैसे तो मेरे हिसाब से 5/4 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 5 सदस्यों वाली कंपनी ए की औसत आयु है 44.8 वर्ष और 4 सदस्यों वाली एक अन्य कंपनी बी की औसत आयु है 48 वर्ष। कंपनी बी की कुल आयु कंपनी ए की कुल आयु से कितने प्रतिशत कम है? तो कंपनी ए की कुल आयु कितनी होगी? 5 सदस्यों वाली है ना, तो इसको 5 से गुणा करा देंगे औसत को। ठीक है, तो 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगे 4, 5 चौको 20, 4 24, 5 चौको 20 तो 22, कितनी होगी? ए की टोटल है 224 और बी की टोटल, क्योंकि इसमें 4 सदस्य हैं तो 4 अट्ठे 32 और 4 चौको 16, 3 19, 192। कितना कम है इससे? तो कितना कम है यहाँ पर देखेंगे, 2 और 12 में से 9 गया, 3, 32 कम है, बटे में कितना आ जाएगा 224, क्योंकि 224 से 32 कम है, गुणे कितना हो जाएगा 100। 8 से कट जाएगा क्या, 8 दूनी 16, 6 22, 8 अट्ठे 64, 8 से कट जाएगा, 8 चौको 32, 8 दूनी 16, 8 अट्ठे 64, 4 से कट जाएगा, 4 सत्ते 28, तो कितना आ जाएगा 100/7, यानी 7 एकम 7, 3 तो 7 दूनी 14, 6/7, चाहे तो 12 सही 6/7 मिल जाए या फिर 100/7, तो 100/7 यहाँ पर है, 100/7% ही सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक स्कूल में कुछ विद्यार्थी, केवल लड़के और लड़कियां 720 हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात जो है, बॉयज एंड गर्ल्स अनुपात कितना है, 7:5 है। ठीक है, स्कूल में। एक अन्य स्कूल में, मान लेते हैं यह स्कूल ए है और यह स्कूल बी है। स्कूल बी में 560 विद्यार्थी हैं और लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:5 है। यहाँ पर ये टोटल कितने हैं, 720 है और यहाँ पर टोटल कितने हैं, 560 है। तो 7 5 12 यूनिट बराबर कितने हैं, 720, तो 1 यूनिट बराबर 12 × 72 कितने हैं, 60 है। ठीक है, तो लड़के और लड़कियां ए में कितने हैं, स्कूल ए में कितने हैं, 6 सत्ते 42, या फिर इस तरह से देखते हैं, हाँ 6 सत्ते 42, 420, और लड़कियां कितनी हैं, 6 पंचे 30 यानी 300। ठीक है, 5 और 3, 5 3 8 यूनिट बराबर टोटल 560 है, तो 1 यूनिट बराबर 8 7 56 70 है। ठीक है, दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों की कुल संख्या में लड़के और लड़कियों का अनुपात ज्ञात करो। तो स्कूल बी में लड़के और लड़कियां कितनी है, 7 त्रिका 21, 210, 7 पंचे 35, 350। दोनों में लड़कों और लड़कों को अगर जोड़ दे तो 420 प्लस 210 कितना होगा, 0 3 4 2 6, 630 होगा। अनुपात
लड़कियों और लड़कियों को जोड़ दे तो कितना होगा, 3 3 6, 650 होगा। 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 63:65। ऑप्शन किस में सही है, ऑप्शन 3 में 63:35 दिया गया है, ऑप्शन 3 सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 19,440 है, उनका मासा 18 है, यानी HCF कितना है, 18 है। ऐसे संख्या युग्मों की संभावित संख्या ज्ञात करें। HCF कितना है, 18। तो एक संख्या 18x और दूसरी संख्या 18y ले लेते हैं, क्योंकि दोनों संख्याओं में कॉमन संख्या क्या होगी, 18 होगी, क्योंकि HCF है 18। और इनका गुणनफल 18x इंटू 18y बराबर कितना है, 19,440 है। 18 से काट देंगे, कितना आ जाएगा, 18 एकम 18, 0 18 अट्ठे 144। ठीक है। फिर से 18 से काटेंगे तो 18 छक्के 108, यानी x इंटू वाई बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब देखो हमें देखना है कि किन दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो है वह 60 है। संख्याएं कैसी होनी चाहिए, सह अभाज्य, गुणनफल क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए। ठीक है। तो कौन कौन सी संख्या हो सकती हैं, एक तो हो सकती है 1 गुणे 60, 60 एकम 60, ये दोनों सहभाज्य हैं। सहभाज्य की परिभाषा अगर बोले तो क्या होती है कि संख्याओं के बीच में एक से अधिक कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब एक से अधिक कुछ भी उनका मासा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो एक युग्म तो है 1 गुणे 60, दूसरा अगर युग्म देखें हम तो 2 गुणे 30 है, लेकिन यहां पर 2 कॉमन हो जाएगा, इसका मतलब यह सहभाज्य तो नहीं है। ठीक है। तीसरा अगर देखेंगे तो 3 गुणे 20, यह भी सहभाज्य संख्या है। 4 गुणे 15, 15 चौको 60, यह भी सहभाज्य है। 5 से काटेंगे तो 5 इंटू 12, 12 पंचे 60, यह भी सहभाज्य है। और उसके बाद देखेंगे तो 6, 6 गुणे 10, 6 दहम्मा 60, लेकिन यह सहभाज्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 से दोनों संख्या विभाजित हो जाएंगी, तो यह 2 छोड़ दीजिए। बाकी कितनी संख्या यहाँ पर मिल रही हैं, 1 2 3 4 ऐसे युग्म मिल रहे हैं। इसके बाद 7 से संख्या विभाजित नहीं होगी, 8 से संख्या विभाजित नहीं होगी, 9 से विभाजित नहीं होगी, 10 से 60 10 के गुणा में आएगी, तो 10 और 6 पहले ही हो चुका है ना, और फिर से रिपीट हो जाएगा। तो 1 2 3 और 4 यहाँ पर संभावित युग्म हैं। ठीक है। तो ऑप्शन 2 सही होगा, 4 संभावित युग्म इसमें सही होंगे। सहअभाज्य संख्या यहाँ पर क्यों ली जाती है, अगर आप थोड़ा सा टाइम दे तो मैं 1 मिनट में आपको समझा सकता हूँ कि यहाँ पर जैसे 2 और 30 है, कॉमन हो रहा है, हम यहाँ पे x और y के मान देख रहे हैं ना। अगर हमें x का मान 2 रख दिया यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36 एक संख्या हो जाएगी, और y का मान 30 रख दिया तो यहाँ पर 18 और 18 तिया 54, कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगी संख्या। अब अगर हम इनका HCF निकालें तो क्या 18 अब भी निकलेगा, नहीं निकलेगा। कितना निकल करके आएगा, देख लेते हैं। 18 दूनी 36, ठीक है, और यहाँ पर 18 और 18 तिया 54 गुणे 10, ठीक है, और 10 में क्या कॉमन होगा, गुणे 2 गुणे 5, इसका मतलब 2 और 18 कॉमन है, तो 36 से यह संख्या भी विभाजित है और 36 से यह संख्या भी विभाजित है। तो इनके बीच में जो HCF होगा वह कितना होगा, क्योंकि HCF का मतलब क्या होता है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। दोनों का HCF कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, फिर HCF 18 नहीं रहेगा। दोस्त यही कारण है कि हम यहाँ पर सह अभाज्य संख्याओं को काउंट करते हैं। तो 1 और 60, 3 और 20, 4 और 15, 5 और 12, इनमें क्या कोई ऐसी संख्या है जो सहभाज्य नहीं है, सबकी सब संख्याएं सहभाज्य हैं। तो 1 2 3 और 4 जोड़े यहाँ पर 4 युग्म बन सकते हैं। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्लियर है। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके क्वेश्चन नंबर के साथ जरूर बता दीजिए। ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया गया है 1 सेंटीमीटर मोटाई, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई और 81 सेंटीमीटर लंबाई वाली धातु की एक घनाभाकार प्लेट को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए सबसे पहले तो हमें इस घन का जो है आयतन निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि एक घनाभाकार प्लेट को पिघला करके एक घन बनाया जा रहा है। अगर पिघला करके बनाया जा रहा है तो मटेरियल का यूज हो रहा है, और जब मटेरियल का यूज होता है तो आयतन सेम होगा, मतलब इस घनाभाकार प्लेट और उस घन का आयतन सेम होगा। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, a क्यूब होता है घन का आयतन, और घनाभाकार जो प्लेट है यानी घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ऊंचाई आप कह ले या मोटाई कह ले, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुणे 9 गुणे 81।
ठीक है। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि इसका क्यूब रूट निकालेंगे और 9 9 81, 9 9 9 3 बार मिल जाएगा हमें। तो a बराबर यानी घन की भुजा कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन के टोटल कितने पृष्ठ होते हैं, 6, और सबके सब समान होते हैं। प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। 6 पृष्ठ होंगे तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6a स्क्वायर। ठीक है, 6 गुणे a स्क्वायर यानी 9 9 81, गुणा करा देंगे, 6 कम 6, 6 8 48, 486 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यह थे इस शिफ्ट के 25 क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपका जुनून है वर्दी का तो आप डेली इन क्लासों के साथ जुड़िए। रीजनिंग की क्लास डेली सुबह 6 बजे, मैथ्स की क्लास डेली शाम को 7 बजे। और अगर आपको मैथ्स में दिक्कत आ रही है ना, मैथ आपको समझ में नहीं आता है, या फिर आपको लगता है कि मैथ में कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत घबराहट होती है लगाने में, हिचक होती है लगाने में, जब आप लगाते हैं तो उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं उसकी भाषा में, तो आप इस क्लास को जरूर इनरोल करिए, इस क्लास में जरूर आइए। डेली सुबह 10 बजे यह क्लास संभवतः हो जाती है, कभी कभी क्लास मिस भी हो जाती है। ठीक है, आप इस क्लास को डेली ज्वाइन कर सकते हैं। एस डी यादव बुक का सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ। एस डी यादव बुक को बहुत अच्छे से सॉल्व करवा रहा हूँ डेली सुबह 10 बजे, तो इस क्लास के साथ भी आप लोग जरूर जुड़िए। ठीक है, और बाकी क्लास कैसी लगी है कमेंट करके बता दीजिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि यह क्लासें किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती हैं तो उसकी भी मदद करिए, और शेयर करते हैं तो आप मेरी भी मदद करते हैं। ठीक है, बाकी मिलता हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।